हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर एस के सिंह। आई हैव डन माय एमबीबीएस फ्रॉम मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज और आपके साथ अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर हैं प्रतीक जैन सर और प्रणव सर। ये लोग बताएंगे कि क्या स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की और आपको कैसे प्रिपेयर करना है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रतीक जैन सर से, क्योंकि फिजिक्स हमेशा से एक टफ सब्जेक्ट रहा है और मतलब जितने भी नीट के एस्पिरेंट हैं, मुझे लगता है कि अगर 16 से 17 लाख एस्पिरेंट इस एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं तो उनको फिजिक्स हमेशा से डर बैठा रहता है। आज प्रतीक सर बताएंगे कि फिजिक्स के डर से कैसे बचें सर। तो ठीक है, फिजिक्स को लेके अगर कुछ जानना है तो सबसे बड़ी चीज़ यही है कि देयर आर नो शॉर्टकट्स। शॉर्टकट जैसी कोई चीज़ नहीं है। कॉन्सेप्चुअली पढ़ो, है ना, साथ में न्यूमेरिकल से करो, है ना। ये बहुत बड़ी गलतफहमी होती है कि थियरी अलग है, न्यूमेरिकल्स अलग है, कॉन्सेप्ट अलग है। असलियत में व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट सब कुछ एक होता है, मतलब तुम फर्क भी नहीं बता सकते। यू आर स्टडिंग थियरी और उसके साथ ही न्यूमेरिकल्स हो रहे हैं, फिर थियरी न्यूमेरिकल्स और न्यूमेरिकल कर करके कॉन्सेप्ट्स हमारे दिमाग के अंदर जाते हैं ना। सो दिस इज हाउ यू स्टडी फिजिक्स, है ना। नेवर डू थिंग्स लाइक कि तुम्हें कोई टॉपिक नहीं आता, बस तुमने सीधे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाए और करना चालू हो गए, बस रटे जा रहे हो, या फिर फॉर्मूला पढ़ा जिसका तुम्हें मतलब भी नहीं पता, बस फॉर्मूला पढ़ा और वैल्यूज रख रहे हो, है ना। क्योंकि नीट एग्जाम आसान जरूर है ना, व्हेन आई टॉक अबाउट फिजिक्स, पर वो आसान तब है जब तुम्हें कॉन्सेप्ट्स आते हैं। पर अगर तुम्हें चीज़ों के मीनिंग नहीं पता, नहीं तो तुम नहीं कर पाओगे। वो आसान तब होता है जब कॉन्सेप्ट्स आते हैं। तो यही है कि शॉर्टकट्स के पीछे मत भागो, ऐसा कुछ होता ही नहीं है ना। देयर इज ओनली वन वे एंड दैट इज कि तुम्हें प्रॉपर मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ाई करनी पड़ेगी, है ना। कुछ बायो के बारे में भी बात करते हैं ना। तो बायो के 2 टॉप एजुकेटर्स हैं हमारे साथ, है ना। प्रणव सर हैं, एस के सिंह सर हैं, है ना। तो ये दोनों ही बायो के बारे में बहुत कुछ बताएंगे। अगर मैं बात करूँ वो बच्चे जो अभी अपना नीट का एग्जाम 2021 में देने वाले हैं ना, नीट 2021 एस्पायरेंट्स, तो लास्ट कुछ दिनों में बायो में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए ना। हम यहाँ पे कोई स्ट्रेटजी वगैरह की बातें नहीं करने वाले, कोई शॉर्टकट वगैरह ऐसी कोई चीज़ नहीं होने वाली डिस्कस। जो रियलिस्टिक है, जो एक्चुअल में काम करने वाला है। हो सकता है कि कुछ आंसर्स तुमको पसंद भी ना आए, बट जो है वो टू द पॉइंट रियलिस्टिक होगा, है ना, कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, है ना। तो चलिए प्रणव सर, आपसे स्टार्ट करते हैं। आपके हिसाब से क्या करना चाहिए बच्चों को लास्ट कुछ दिनों में? हाँ, तो फिर लास्ट टाइम है बायोलॉजी सबसे मेजर पोर्शन कैरी करता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मिला दे तो, और काफ़ी बच्चे लास्ट टाइम इसको इग्नोर करके दौड़ जाते हैं फिजिक्स की तरफ कुछ ज़्यादा, जो ज़्यादातर देखा जाता है। तो मतलब बेसिकली पहले आपको इतना इंश्योर करना, बायोलॉजी में पॉइंट बाय पॉइंट आता हूँ कि 360 का पेपर है। अभी तो मतलब फॉर्मेट चेंज है, मैं 90 क्वेश्चन के हिसाब से बता रहा हूँ, आपको 90 अटेम्प्ट करने हैं। लोग भागते हैं वो 2-3 क्वेश्चन की तरफ जो बाहर से आने वाले हैं, और वो 88-87 क्वेश्चंस इंश्योर नहीं करते हैं। तो अगर आप सबसे पहले वो 88 क्वेश्चंस इंश्योर कर लें जो डिट्टो एनसीईआरटी से आने वाले हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होने वाले हैं, या कोई स्टेट पीएमटी का मॉडिफाइड वर्जन होने वाला है, तो आप अपने आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर लेंगे। लेकिन आप वो 2 क्वेश्चन के पीछे जितना ज़्यादा भागेंगे उतना आप वो 88 में लूज करते हैं। तो पहले एक डिसेंट स्कोर बनाने पे फोकस करना। अब लास्ट मोमेंट में करना क्या है कि अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा फोकस कर लें, मतलब ऐसा, क्योंकि सब कहते हैं कि फिजिक्स रैंक बनाएगा, लेकिन रैंक तब बनाएगा ना जब आपको टाइम मिलेगा फिजिक्स करने का। उसके लिए बायोलॉजी सबसे पहले थॉरोली आपको कवर करना पड़ेगा, और ये नहीं कि दौड़ा के कर दिए, एफिशिएंटली करना पड़ेगा उसको कवर। तो उसके लिए सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे कमांड इन द सेंस आप क्वेश्चन देखें, पढ़ते ही आंसर आपके दिमाग में आए बिना ऑप्शन देखे, इस लेवल की कमांड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे। प्रीवियस ईयर में पहले सिलेबस अलग था वगैरह वगैरह, तो आप किसी टीचर के साथ थॉरोली प्रैक्टिस करो। और जो कुछ स्टेट पीएमटीज में क्वेश्चंस आए हैं, जैसे 2020 का जो पेपर था, अगर आप जम्मू एंड कश्मीर सीटी देखो और कुछ स्टेट पीएमटीज देखो, वहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस डायरेक्टली उठ करके भी आए थे। तो क्वेश्चंस का यही है ना कि दीज डेज दे आर नॉट बीइंग क्रिएटेड, दे आर जस्ट बीइंग ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो पीवाईक्यूज की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस इंक्लूडिंग स्टेट पीएमटीज कैन फॉर श्योर कि 88 क्वेश्चंस तो आप आराम से करेक्ट करके आ रहे हो, और बहुत डिसेंट स्कोर होता है, खराब नहीं है। बाकी आप फिजिक्स केमिस्ट्री को टाइम दो, वो 2 क्वेश्चन के पीछे मत भागो। पीवाईक्यूज, एनसीईआरटी बस भगवान है तुम्हारे लिए इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में, कुछ नया मत करो। एंड अब बाकी क्विक रिवीजन की जहाँ तक बात है, तो ये तो मैंने प्रैक्टिस को लेकर के बताया क्या करो। तो आई आस्क एस के सर के आगे क्विक रिवीजन के पे क्या किया जाए, तो एस के सर बताएंगे आगे बात। देखो, मुझे लगता है कि रिवीजन एक ऐसा हथियार है कि बिना सर रिवीजन करे कुछ हो नहीं पाएगा, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो। तो मतलब मेरा हमेशा से ओपिनियन ये रहता है कि जब भी आप शुरुआत करें, डे की शुरुआत एक रिवीजन से होनी चाहिए। इसके पीछे लॉजिक सर ये है कि क्या होता है कि जब आप क्वेश्चन को करने लगते हो, फिजिक्स जब मैं पढ़ता था और मेरे से जब क्वेश्चन होने लगते थे तो और ज़्यादा एक एनर्जी आती थी कि चलो और अच्छा पढ़ें। तो रिवीजन एक ऐसा चीज़ है कि मुझे लगता है कि शायद वो पहले से आता है, और उसको अगर हम बार बार दोहराएं तो एक और पॉजिटिविटी आती है। तो स्टार्ट योर डे विद द रिवीजन। जो भी आपने पढ़ा है या जो भी आपके नोट्स हैं, जहाँ से भी हो,
माइट भी अगर वो NCERT है तो स्टार्ट विद NCERT, अगर आपके नोट्स आपने पूरे साल में पढ़े हैं तो नोट्स से पढ़ सकते हैं। तो रिवीजन एक बहुत बड़ा एक हथियार है नीट को क्रैक करने के लिए, और बहुत सारे लोग इसलिए रह जाते हैं कि वो प्रॉपर रिवीजन नहीं कर पाते हैं, क्वेश्चन भूल जाते हैं। तो इन सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि जब मैं मतलब नीट प्रिपेयर कर रहा था तो मेरा फिजिक्स बहुत ही हिला हुआ था। मुझे लगता है कि 80% से भी ज़्यादा स्टूडेंट नीट जो देने जा रहे हैं उनका फिजिक्स बड़ा ही रहता है। सर आपने जैसे अभी कहा कि इट्स नॉट फोकस ऑन द PYQ, क्योंकि हर सब्जेक्ट का स्ट्रैटेजी अलग है। सर ने बहुत अच्छे से बताया कि बायो के लिए PYQ इज मैंडेटरी, आपको करना है, और इवन स्टेट वाइज बहुत जरूरी है, मैंडेटरी है। बट जैसे आपने बताया कि PYQ नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिजिक्स का अलग ही उसका पैटर्न है। PYQ करना चाहिए, सिर्फ PYQ हाँ, नहीं सिर्फ करना PYQ नहीं चाहिए, करना चाहिए, बट PYQ करने के लिए आपको मतलब कंसेप्ट तो आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सर मतलब कैसे उस 45 क्वेश्चन ऐसा लगता है कि पहाड़ चढ़ने जैसा है, तो सर वो कैसे मतलब कैसे अप्रोच करना चाहिए? जैसे हमने तैयारी कर ली, ठीक है, और PYQ भी जैसे तैसे कर ही लिया, तो सर एग्जाम पैटर्न अगर जाए, जैसे मान लीजिए कि मैं एग्जाम देने जा रहा हूँ, तो उस फिजिक्स को कैसे अप्रोच करूँ उस एग्जामिनेशन सेंटर में? तो ठीक है, पहले तो यहाँ पे आई एम वेरी श्योर जो नीट 2021 एस्पायरेंट्स हैं, 2 तरह के बच्चे होंगे। एक वो बच्चे होंगे जिन्होंने 11th-12th में अच्छे लेवल पे मतलब 2 साल 1 साल डिसेंट प्रैक्टिस करी होगी, है ना। एक वो होंगे शायद जिन्होंने उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करी, पर अब लास्ट का कुछ समय है और उसमें क्या करें क्या नहीं करें, है ना। तो मैं दोनों के लिए एडवाइस दूंगा, रियलिस्टिक एडवाइस होगी, तो हो सकता है कि उतनी ज़्यादा पसंद भी ना आए, है ना। सबसे पहले तो PYQs फिजिक्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट नहीं है नीट के लिए, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई रिकमेंड कि नीट के PYQs एटलीस्ट 4-5 बार करके जाओ। यहाँ तक कि एम्स एग्जाम नहीं होता, पर एम्स के PYQs भी तुम्हें सारे करने हैं, और याद रखना लास्ट 10 ईयर्स के नहीं करने। कई क्वेश्चन 15-15 साल बाद हूबहू रिपीट होते हैं, हूबहू, ऑप्शन तक चेंज नहीं होते नीट एग्जाम में, हूबहू रिपीट होते हैं। तो एम्स के भी सारे करने हैं, एक बार करो कम से कम, है ना। वैसे 2 बार का होता है, पर एक बार तो कम से कम करना है एम्स के भी सारे PYQs। यहाँ तक कि JEE मेन के भी करने हैं। तुम देखोगे तो JEE मेन और नीट दोनों ही NTA बनाते हैं, बहुत सेम होता है। कुछ क्वेश्चन JEE मेन में अगर मैं बोलूँ 50 में से 1-2 क्वेश्चन जो होते हैं जिनमें हल्का सा ज़्यादा मैथमेटिक्स इन्वॉल्व होती है, पर उतनी आनी चाहिए। तो JEE मेन के भी PYQs कम से कम 2 बार करने का टारगेट रखना है हमको, है ना। इतना हमको करके जाना है, तो PYQs बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। JEE मेन में जो क्वेश्चन आते हैं वो सीधे एग्जाम में आते हैं, हल्का फुल्का घुमा के आ जाते हैं। इस जैसे कि अभी तुम देखोगे JEE मेन 2021 हुआ, तो उसमें इतनी बार 4 अटेम्प्ट में हुआ, इतने सारे पेपर है। मैं तो कहूँगा इससे अच्छा प्रैक्टिस का तुम्हारे लिए कुछ है ही नहीं। उठा के वो करो, डाउन ऑफकोर्स वो मेमोरी बेस्ड है, पर बहुत हद तक सही होते हैं, उठा के उनसे प्रैक्टिस करो, है ना। तो इसलिए मैं क्लासेस में शायद पता होगा कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं या फिर जो नहीं पढ़े, कि क्लासेस में मैं सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करा देता हूँ, एक क्वेश्चन करते हैं, है ना। उसके बहुत से रीजन है कि कई क्वेश्चन गलत होते हैं, और मार्केट में एक भी अच्छी बुक ऐसी नहीं है जिस प्रीवियस ईयर के लिए जिस पर तुम ट्रस्ट कर सको नीट के लिए। बुक्स में बहुत मिस्टेक्स हैं, बहुत ज़्यादा, सॉल्यूशन गलत है, आंसर गलत है, क्वेश्चन ही गलत है, गलत क्वेश्चन के सही आंसर दिए हुए ना। तो वो सारी चीज़ें मैं क्लास के अंदर ही करा देता हूँ, चाहे नीट के PYQ से हो, चाहे एम्स के हों, चाहे JEE मेन को, है ना। हम एक क्वेश्चन को क्लास के अंदर खत्म करते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देनी है, जब मैं बोलता हूँ कि PYQs करना है, नीट का बच्चा क्या करता है, जब मैंने कहा कि 4-5 बार करना है, वो रट लेता है। भाई ऐसे तो तुम्हारा नहीं होने वाला है। तुम फिजिक्स को कुछ भी कर सकते हो, फिजिक्स को रट नहीं सकते हो। तो व्हेन वी से कि PYQs करना है, इट मीन 4 या 5 बार करना है। तुम्हें वो सारे कॉन्सेप्ट, मतलब उस कॉन्सेप्ट पे तुम कोई भी क्वेश्चन कर पाओ, उसका मतलब ये होता है। इसका मतलब ये नहीं कि तुमने 4-5 करके क्वेश्चन का आंसर याद कर लिया, दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू, है ना। वो तुम्हारी हेल्प नहीं करने वाला है। अब मैं बात करता हूँ जिन बच्चों की ऑलरेडी अच्छी डिसेंट लेवल पे प्रैक्टिस है, तुम जिस भी टीचर से पढ़े हो, जहाँ से भी पढ़े हो, नोट्स रिवाइज करो, है ना। इस टाइम पे बहुत ज़्यादा क्लासेस मत करो। यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, 1 शॉट रिवीजन, ये वो, मतलब ठीक है, पर तुम्हारे लिए बेस्ट क्या है वो तुम्हें ही बताए, है ना। सिर्फ तुम्हें पता है कि तुम्हारे लिए सबसे अच्छी चीज़ क्या होने वाली है। तो तुम देखो, जैसे हमारे भी रिवीजन चल रहा है, अनअकैडमी प्लस पे भी बहुत सारी क्लासेस चल रही है, क्रैश कोर्स चल रहा है, रिवीजन चल रहा है। तुम देखो यार, तुम्हें जिस टॉपिक में जरूरत है ना, जिस चैप्टर के रिवीजन की जरूरत है, उस चैप्टर का करो। हर एक क्लास करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे लिए बेस्ट क्या है इस वक्त सिर्फ तुम्हें पता है ना। तो तुमने जो नोट्स बनाए उससे ज़्यादा अच्छा कुछ भी नहीं होता, उनसे रिवाइज करो। फिजिक्स में शॉर्ट नोट्स वगैरह बनाने की कोई जरूरत ही नहीं है, फिजिक्स में सिर्फ कॉन्सेप्ट्स होते हैं। फॉर्मूले हैं, 4 चैप्टर हैं बस जिनमें फॉर्मूले होते हैं। सेंटर ऑफ मास, तुम्हारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल और मैग्नेटिक फील्ड वाले, उनके फॉर्मूले एक बार एक जगह साथ में लिख लो। उनमें कुछ फॉर्मूले कंफ्यूजिंग होते हैं, जैसे रिंग के कारण मैग्नेटिक फील्ड, रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल, उनके फॉर्मूले साथ में लिख के एक बार कंपेयर कर लो, बस तुम्हारा तैयार हो जाएगा। साथ में क्या कर सकते हो, हर एक फॉर्मूला जो है फिजिक्स में, है ना, फॉर्मूला याद करने के लिए से कुछ नहीं होता। हर फॉर्मूले में जो टर्मिनोलॉजी हर एक फॉर्मूले के साथ वो पता होना चाहिए। इसमें इसका क्या मतलब है, साथ में वैलिडिटी, भाई किस केस में वो फॉर्मूला वैलिड है। जैसे हम बोलते हैं एक पार्टिकल नीचे गिरने में √2hg समय लगता है,
पर वो टाइम कब लगता है, जब उसको रेस्ट से छोड़ा है। अगर उसको फेंका है तो इतना नहीं लगता, ये पता होना चाहिए। अगर इसके बिना तुमने फॉर्मूला याद कर रखा है तो नहीं होने वाला है ना। तो जब फॉर्मूला याद करें, एक एक टर्मिनोलॉजी क्लियर होनी चाहिए, किस केस में वैलिड है, किस केस में नहीं है, ये प्रॉपर पता होना चाहिए, है ना। और इसमें कितने कितने तरह की सिली मिस्टेक्स होती है ना, तो ये सारी चीजें हम क्लास में भी कवर करते हैं ना। अभी कई बच्चों की ये क्वेरीज बहुत आती हैं कि भाई कुछ ही दिन बचे हैं जैसे नीट एग्जाम में, तो भाई कितने मॉक पेपर करें, हर रोज करें, अल्टरनेट डेज करें, हफ्ते में 2 करें, है ना। तो प्रणव सर, आपको क्या लगता है इस समय बच्चों को जो नीट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना 2021 वालों को, कितने मॉक टेस्ट करने चाहिए, क्या फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए? सो एक्चुअली ये क्वेश्चन में काफ़ी बच्चे कितने मॉक करने चाहिए रैंडमली किसी का भी सजेशन फॉलो कर लेते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें ये है कि आपको पहले खुद को समझना पड़ेगा कि आप कितने की कैपेबल हैं। आप एक दिन में एक मॉक पेपर कर रहे हो, उसकी एनालिसिस ही नहीं कर पाए, अगले दिन दूसरा मॉक लगा दिए, उसके बाद फिर आपने एक और मॉक पेपर लगा दिया। मतलब एनालिसिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट व्हेन यू आर सॉल्विंग मॉक्स, बिकॉज मॉक कर रहे हो, मान लो तुम्हारे 550 नंबर आए, है ना, तो 550 नंबर है, तुम्हें ये पता होना चाहिए तुम्हारे नंबर गए कहाँ पर। अगर यही नहीं पता है तो मॉक देने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है अल्टीमेटली। सो यू नीड टू क्लासीफाई योर मिस्टेक्स, कि सिली मिस्टेक है, कंसेप्चुअल मिस्टेक है, कि वो मिस्टेक तुमने जल्दबाजी में करी, कि मतलब गलत रीड कर लिया क्वेश्चन, काफ़ी बार हम नॉट नहीं पढ़ जाते हैं, या काफ़ी बार गलत मतलब यूनिट्स गलत कर जाते हैं। तो उन सारी चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी है। और जब एनालिसिस करोगे तो तुमको पता लगेगा कि हाँ भाई ये मेरा टॉपिक थोड़ा छूटा हुआ है, इसका थोड़ा और अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं, है ना। और फिर जब एनालिसिस कर लोगे मिस्टेक्स मिल जाएंगी, कंसेप्चुअल तुम वर्कआउट कर सकते हो। फिर एक बहुत बड़ा सवाल आता है सर, सिली मिस्टेक को अवॉइड कैसे किया जाए। मतलब ये सभी से पूछा जाता है कि सिली मिस्टेक हो रही है। मुझे लगता है ना कि सिली मिस्टेक एक ऐसा चीज़ है सर कि मतलब जैसे क्या होता है, कई बार नीट एक ऐसा बड़ा एग्जाम है और उसमें हम ना लगातार तैयारी करते हैं, एक साल नहीं हुआ, सेकेंड ड्रॉप, थर्ड ड्रॉप, और उस ड्रॉप की वजह से ना हम इतना लेने लगते हैं ना, हमें पता ही नहीं चलता कि हमारी गलती क्या है। एक तो मेंटल प्रेशर सा आ जाता है, मेंटल प्रेशर सा बना रहता है। तो हमें डे टू डे, जैसे सर ने बताया कि मॉक टेस्ट करना चाहिए उस वक्त, तो मॉक टेस्ट करके उसमें देखना है कि गलत क्या हुआ है, और उस गलत को एनालाइज करके आप कहीं लिख लो कि उसको बार बार दोहराया ना जाए, क्योंकि आप उसी को बार बार दोहराओगे तो जो पीछे हुआ था वैसे ही हो जाएगा, फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। और इस दौरान कहीं ना कहीं जब आपके मार्क्स जब नहीं आते हैं तो बहुत मेंटल प्रेशर क्रिएट हो जाता है। तो उस मेंटल प्रेशर को सर आप कैसे सजेस्ट करेंगे कि उसको कैसे हैंडल करना चाहिए मेंटल प्रेशर को? देखो, जो एग्जाम का मेंटल प्रेशर होता है ना, और वो पहले से आ जाता है ना, पहले से कई दिन तैयारी करने से पहले भयंकर प्रेशर वाला की प्रेशर चल रहा होता है। हमने भी एग्जाम दिए है ना, हमको भी होता था। तो देखो उसका सीधा सा तरीका है भाई, मतलब ये थोड़ी फिलोसॉफिकल बात लगेगी, बट दिस इज समथिंग वर्क्स अगर तुम कर पाओ तो, है ना। तो गीता में साफ साफ लिखा है भाई, है ना, कर्म करना है तुम्हारा काम, भाई कर्म करो, फल की चिंता मत करो। आई नो ये आसान नहीं होता कि कैसे फल की चिंता मत करो, एग्जाम है, हमारा करियर इस पर डिपेंड करेगा, भाई डॉक्टर बनेंगे नहीं बनेंगे, कौन सा कॉलेज है, घर वालों का प्रेशर है, अगले साल फिर क्या करना है। आई अंडरस्टैंड। पर बात यह है कि भाई तुम डॉक्टर बनने वाले हो, यू आर लॉजिकल, राइट। तुम्हारे परेशान होने से कुछ हो ही नहीं रहा, इट इज नॉट हेल्पिंग यू एट ऑल, है ना। तो बस पढ़ाई करो यार, बी रियलिस्टिक, अपना बेस्ट देना है, कंपेयर करना बंद करो, अपना बेस्ट करो कि भाई तुम्हें इन 2 महीनों में क्या करना है ना। मतलब 2 महीने जितना भी समय बचा हुआ है तुम्हारा, तुम इसमें बेस्ट क्या कर सकते हो वो करो। और जब एग्जाम में जा रहे हो ना, तो एग्जाम में मेंटल प्रेशर फील होगा अगर तुमने बहुत सारे मॉक टेस्ट नहीं दिए। तो इसलिए अभी से 2 हर रोज, अल्टरनेट डेज, वीक में 2-3 जो भी तुम्हें सही लग रहा है, 2 मॉक टेस्ट। अगर तुम बहुत सारे मॉक टेस्ट दोगे और बिल्कुल एग्जाम की तरह देना 3 घंटे बैठ के, ऐसा नहीं होना चाहिए बीच में उठ के जा रहे हैं, बंद कर दिया, 3.5 घंटे ले लिया, नहीं, बिल्कुल 3 घंटे भाई, फिर वो होना ही चाहिए, बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए। अगर तुम ऐसे करोगे तो एग्जाम डे विल बी लाइक एनी अदर डे, मतलब वो तुम्हारे लिए वो डी डे नहीं होना चाहिए, है ना। ये ऐसे सोचोगे तो फिर दिमाग परेशान हो जाएगा, फिर थ्रेट जैसा फील होगा, फिर और गलतियां हो जाएंगी। बहुत बार प्रैक्टिस की सर जरूरत आप है। क्या कैसे कहोगे कि मेंटल प्रेशर को अगर रिड्यूस करना है तो कैसे, आपका क्या स्ट्रैटेजी? मेंटल प्रेशर मतलब मेरा तो ये मानना है कि एग्जाम के पहले इतनी बार प्रेशर ले लो कि एग्जाम में कोई प्रेशर ही फील जाए, सीधी सी बात। तो इतने मॉक पेपर दो, सेम एनवायरनमेंट में दो कि 3 घंटे में करना है। काफी बच्चे, मतलब मैं तो कहता हूँ ऑफलाइन प्रिंट आउट करके दो, OMRs भर के दो, सबसे इम्पोर्टेंट ये बहुत चीज है, क्योंकि ऑनलाइन में हम OMR का फील नहीं ले पाते। जैसे काफी बच्चे फिर गलती करते हैं, OMR सीक्वेंस भरने में गलत कर देते हैं, तो वो फिर बहुत मेजर मिस्टेक हो जाती है कि तुमने सब पढ़ा और सोच रहे हो OMR भरने में गलती कर दी, बहुत बड़ा एक लॉस फील होता है। तो बस इतनी बार डेली लगाओ, अल्टरनेट डेज लगाओ, मॉक करते जाओ, गंदे नंबर आएंगे, अच्छे नंबर आएंगे, सब पार्ट ऑफ लाइफ है, अप डाउन चलता रहता है। लास्ट में आप तक पहुंच जाओगे, अगर कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रहे हो तो कर लोगे बिल्कुल से, है ना।
अच्छा, मेरे हिसाब से अब थोड़ा केमिस्ट्री पे भी आ जाएं। काफी जो है बात हो गई बायोलॉजी एसके और सिंह सर physics की पे। केमिस्ट्री ऐसा सुना है कि बायो के साथ साथ केमिस्ट्री भी बहुत अच्छी है। आप डाउट भी पूछ सकते हैं। मैं रिकमेंड करूंगा कि कभी क्लास में जाके एसके सिंह सर से केमिस्ट्री के भी डाउट्स पूछिए। तो सर केमिस्ट्री सर देखिए, केमिस्ट्री बिल्कुल बायो जैसा ही होता है, मतलब उसमें ज्यादा ज्यादा फिजिकल केमिस्ट्री को अगर छोड़ दिया जाए बिल्कुल। तो इनऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक तो सीधा बायो ही है वो, मतलब इनऑर्गेनिक मतलब बड़ा दिक्कत है, हमें बड़ा दिक्कत सर याद वाद तो करने में। मतलब कि आपको याद करनी, देखो मेडिकल साइंस कैसा होता है, मुझे मतलब कि आपको नीट एक ऐसा बेस है जहाँ पे मैक्सिमम मतलब फिजिक्स तो अलग चीज है बट मैक्सिमम चीजें आपको याद करनी होती है। मतलब इसमें क्या कंसेप्ट है, बिल्कुल, मतलब सही जो बात चीज है। याद है। अब जैसे बायो में वो आता है कुछ डेट पूछ देते हैं साइंटिस्ट, Morphology के example लीजिए। मॉर्फोलॉजी का एग्जांपल। और सर मतलब मेडिकल कॉलेज में भी आपको ऐसे ही है, मतलब ऐसा नहीं कि आपको अगर हाइपरटेंशन की दवाई है तो है, कोई लॉजिक कौन सा लॉजिक? तो आपको अभी से ही ट्रेन करना होता है ऐसा। तो मुझे लगता है कि केमिस्ट्री में आपको पूरा टू द पॉइंट एनसीईआरटी में फोकस करना चाहिए, चाहे वो ऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक हो या फिजिकल हो। एनसीईआरटी और फिर चैप्टर वाइज एमसीक्यू कर लो, काफी होता है, मतलब इट्स बायो जैसा ही होता है, मतलब फिजिक्स की तरफ नहीं होता है। तो आप मतलब कि एनसीईआरटी जो भी आपने पढ़ा है एनसीईआरटी और उसके चैप्टर वाइज और पीवाईक्यू करते रहो, यही केमिस्ट्री में काफी अच्छा है। अच्छा सर, जैसे मान लो कल एग्जाम है, आज आप क्या करेंगे? हाँ सर, अगर मेरा एग्जाम होता कल तो सर पहली बात तो वही डेली वाली है, तो पहली बात नींद नहीं आएगी, कल क्या होगा, आगे क्या होगा। बट ये गलत है, मतलब कहीं ना कहीं नींद नहीं आएगी। देखिए सर, गलत तो है बट जब अपने में पड़ती है तो वो हम तो 4 बात एडवाइस दे दें, लेकिन जब हमारा भी पेपर था सबने वो सेम चीज फील करी थी, तो यार वो तो होता ही है। अब बस उसी को मैनेज करके जीतना है आगे, यही तो मेन। देखो एग्जाम में मेन गेम होता है उन 3 घंटे का, है ना, उसका जिसने प्रेशर हैंडल कर लिया ही इज गोइंग टू सक्सीड। पूरे साल की मेहनत डिपेंड करती है उस 3 घंटे पर। तो वो बैलेंस करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। अगर तुम इस बार क्रैक करना चाहते हो तो तुम वो कर लोगे, वो सबको होता है। मतलब क्या करेंगे, काफी बार ये भी होता था सर कि अगले दिन पेपर है, रात में अरे ये भूल गए, थोड़ा किताब खोल के देख लिया जाए, ये भी हल्का फुल्का होता रहता है। तो बट वो चलेगा, है ना, तो उसको थोड़ा मैनेज करके आगे बढ़ना है। अच्छा सर, इस पे आते हैं कि बायोलॉजी में एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस सर, है ना, बिल्कुल। क्योंकि हमने काफी बार ये चीज देखी है कि काफी लोग कहते हैं कि थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ लो, हल्का इधर पढ़ लो उधर पढ़ लो, बड़ी दिक्कत है सर। और काफी आगे की चीजें यहीं पढ़ा दी जाती हैं कि मतलब जो बीएससी एमएससी वाली चीजें भी बच्चे पढ़ डालते हैं, तो उसको क्या किया जाए सर, आप बताइए। एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि 80 से 90% क्वेश्चन आपके डायरेक्टली एनसीईआरटी से ही आते हैं। और मुझे लगता है कि अगर आपने 80% क्वेश्चन सही कर लिया ना, तो नीट में ऐसे ही आप फोड़ दोगे, नीट को फोड़ दोगे। अब टेंडेंसी क्या होती है, हमारी ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि जो हमें नहीं मिलता है ना, उसी के पीछे भागते हैं और वो मिलेगा नहीं कभी भी। आप उस 10 से 20% के लिए पता नहीं कहाँ से नोट्स खरीदने बैठ जाते हो और अलग अलग रिलेटिव के जो सिलेक्शन हुआ है उनसे नोट्स लेते हो, ये गलत वो है। आपको बीएससी एमएससी के नहीं पढ़ना है, आपको बहुत ज़्यादा, अगर मैं सर पढ़ाता हूँ तो मैं अपने आप को कंस्ट्रिक्ट करता हूँ, नहीं तो कहीं मैं गायनी में घुस जाऊँ, ऑर्थो में घुस जाऊँ, ऐसे। तो इसको बहुत बैलेंस करना जरूरी है। सर आप क्या कहेंगे, एनसीईआरटी फिजिक्स के लिए कितना इंपॉर्टेंट है? देखो ये बड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन है फिजिक्स के बारे में, क्योंकि बायो के लिए आई थिंक, बायो और केमिस्ट्री के लिए ये सभी को क्लियर है कि एनसीईआरटी इज एवरीथिंग। मुझे दोनों नहीं आते, पर मुझे क्योंकि मैंने जितने भी बायो और केमिस्ट्री के टीचर से बात करी, मुझे ये पता है कि दे आर लाइक कि एनसीईआरटी इज एवरीथिंग। लगभग मैक्सिमम पोर्शन वहीं से आता है। तो अनलेस अंटिल जब तक तुमने वो कवर कर लिया हो, तुम्हें एक्स्ट्रा पे नहीं जाना है ना। अनलेस अंटिल यू आर टारगेटिंग एम स्टडी, या फिर तुम्हें जो एक्स्ट्रा लास्ट के जो 2-3 क्वेश्चन जैसे प्रणव सर ने कहा कि वो कवर करना है, तो यू शुड फोकस कंप्लीटली ऑन एनसीईआरटी। अब फिजिक्स में ये है, बहुत ट्रिकी है कि एनसीईआरटी फिजिक्स इंपॉर्टेंट है बट सफिशिएंट नहीं है। तो मैं ये बिल्कुल रिकमेंड करता हूं कि सबको एटलीस्ट एक बार एनसीईआरटी फिजिक्स की रीडिंग माननी चाहिए। रीडिंग इज अ गुड हैबिट, उससे तुम्हारा दिमाग खुलता है। तो एक रीडिंग तो मैं बिल्कुल रिकमेंड करता हूं, बट यू कैन नॉट कंप्लीटली रिलाई ऑन इट, है ना। तो उसके लिए बेस्ट यही होता है भाई, आपके टीचर्स ने जो पढ़ा है उस पर स्टिक करो, है ना। आई थिंक हमने आज हर एक इंपॉर्टेंट चीज कवर कर ली है। तो इसी के साथ इस सेशन को एंड करते हैं, एंड विद अनअकैडमी लेट्स क्रैक इट।